ऐसे ही अलिखित में ब्रिटेन का संविधान है। फिर संविधान में आपको बताया था कि कुछ संविधान कैसे होते हैं, नहीं वो लोकतंत्र होते हैं, अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की अगर हम बात करेंगे। मैंने हाँ, एकात्मक होते हैं, संघात्मक होते हैं, अर्ध संघात्मक होते हैं, इस प्रकार से वो चीजें जो थी वो देखी थी। एकात्मक मतलब जिसमें समस्त शक्तियां, सारे अधिकार किसके पास होते हैं, एक ही संस्था के पास रहें, उसे हम क्या बोलते थे, एकात्मक। संघात्मक जहां पर स्पष्ट रूप से शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, केंद्र की शक्तियां अलग होंगी, राज्य की शक्तियां अलग होंगी, तो उसको हम क्या बोलते थे, उसको बोलते हैं संघात्मक। संघात्मक का सबसे अच्छा उदाहरण हमें कहाँ मिलता है देखने को, कहाँ, अमेरिका में मिलता है। और अर्ध एकात्मक का ब्रिटेन में मिलता है। ठीक है, तो अब क्या है ना कि जैसे अर्ध संघात्मक की जब बात आई थी ना, तो अर्ध संघात्मक यानी जिसमें दोनों की शक्तियां रहें, ये सब बातें जो थी हम पहले देख चुके हैं, एक बार उनको देख जरूर लेना। होता क्या है, इनसे भी कोई ना कोई प्रश्न आने की संभावना होती है, आ ही जाता है। अब भारत का जो संविधान है वो एक दिन में तो बना नहीं, इसको काफी लंबा समय लगा। तो उस लंबे समय के दौरान जो चीजों में परिवर्तन हुए, कहां से कैसे आई, उसके लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और हिस्ट्री के साथ इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट से हमें ये कुछ चीजें समझनी है कि देखो, याद होगा आपको कि भारत जो था, भारतीय इतिहास का विश्व का सबसे पुराना इतिहास है। हड़प्पा सभ्यता जो थी उस समय भी हमारी सभ्यता सबसे विकसित रही थी। आधुनिक काल जब आया, जिसे हम मॉडर्न युग कहते हैं, आधुनिक, उस समय क्या था, यानी कि अंग्रेजों ने, या ये कह लो कि यूरोपीय जो देश हैं, उन्होंने भारत आना शुरू कर दिया था। ये दक्षिण भारत का हिस्सा ले लेते हैं, इधर हिंद महासागर है, इंडियन ओशन, इधर क्या आता है, अरब सागर आ जाता है, और इस साइड में आता है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो यूरोप में काफी परिवर्तन आया था। तो यूरोपीय जो कंपनियां थी, उनके व्यापारी जो थे, भारत आने के लिए, भारत से व्यापार तो हमेशा से होता था, लेकिन जो भारत का व्यापार था वो तुर्की के रास्ते होते था। तुर्की पर अधिकार कर दिया एक दूसरे एम्पायर ने, तो उस रास्ते पर रोक लगा दी। अब रोक लगा दी तो भारत से व्यापार कैसे किया जाए, इसके लिए नए रास्ते की खोज शुरू की गई। कोलंबस भेजा गया 1492 के आसपास। लेकिन कोलंबस जो है ना, भारत ना आकर के वो कहाँ पहुंच गया, अमेरिका। तो वो वहां पर सीमित रह गया। बाद में फिर निकलता है कौन, वास्को डे गामा। वास्को डे गामा आता है 1497 में, ये चला पुर्तगाल से, व्यापारी था, 60 जहाजों के साथ में वो नहीं, ये पुर्तगाली जो था वो जहाजों के साथ आता है, और अफ्रीका महाद्वीप का समुद्री रास्ते से खोज करते हुए ये भारत के यहाँ पर केरल के पास जो कालीकट नामक बंदरगाह है वहां पहुंच जाता है 1498 में, 1498 में पहुंच जाता है। यहां पर शासक हुआ करता था उस समय जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डे गामा का स्वागत किया, सुविधाएं दी, या वो जब आया था, व्यापारी था, तो यूरोप से कुछ चीजें लेकर भारत आया और यहां से सामान लेकर गया। अब भारत आते थे और भारत से ये सामान लेकर जाते थे। भारत आना इनके लिए क्यों जरूरी था, तो यूरोप यानी कि ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, यानी वर्ष के अधिकांश समय बर्फ जमी रहती है। तो वहां पर जो ऐसे उत्पाद जो भारत में पैदा हो सकते हैं वो नहीं थे, जिन्हें हम उष्णकटिबंधीय उत्पाद कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में बनते हैं, जैसे मसाले हो गए, स्पाइसेस हो गए, कपास हो गया, तो इनकी उन्हें आवश्यकता होती थी, तो इसलिए उनकी मजबूरी थी भारत से व्यापार करना। तो वास्को डे गामा आया, यहाँ से वो सामान ले गया, जितना उसका ट्रैवलिंग में, यात्रा में खर्च हुआ था, उसका उन्हें कितना फायदा हुआ, 60 गुना फायदा हुआ। एक नया रास्ता खोज लिया समुद्र के रास्ते। तो यहां से जो यूरोपीय व्यापारी हैं वो आना शुरू कर जाते हैं, और शुरू करते हैं धीरे धीरे। पहले तो व्यापार करते थे, व्यापार करते करते उन्होंने देखा कि भारत के जो राजा रजवाड़े हैं, जो शासन करते हैं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं।
यूनिटी यानी एकता नहीं रही। मुगल साम्राज्य भी छिन्न भिन्न हो गया था, मराठे निकल के आ गए और भी कई सारी शक्तियां आ जाती हैं। तो ऐसे में इन लोगों ने फायदा उठाया, व्यापार पर अधिकार करने के साथ साथ यहाँ पर सत्ता भी हासिल करना शुरू कर दी, जिसमें अंग्रेज यानी ब्रिटेन के जो लोग थे वो सबसे आगे थे। तो ब्रिटेन से आती है यहाँ पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी जो थी पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनी थी। प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनियां ये हम इकोनॉमिक्स में समझेंगे। प्राइवेट कंपनी जिसमें 217 लोगों ने पैसा लगाया था और व्यापार करने के लिए ब्रिटेन की सरकार से इन्हें लाइसेंस मिला था पूर्व के देशों की ओर, कि ब्रिटेन से एकमात्र यही कंपनी है जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेगी, अन्य कोई कंपनी नहीं आई। इस कंपनी का एक होता था गवर्नर जो इस नीतियां बनाएगा सब, और एक होता था डिप्टी गवर्नर, और 22 इसके होते थे सदस्य। यानी एक कंपनी को चलाने के लिए एक बोर्ड बनाया जिसे हम गवर्निंग बोर्ड बोलते हैं, संचालक मंडल कह लो। तो उसमें एक गवर्नर हो गया, एक डिप्टी गवर्नर हो गया और 22 मेंबर हो गए। वो सब अपना डिसाइड करते थे। 270 लोग कौन थे? जिन्होंने इस कंपनी को बनाने के लिए इन्वेस्ट किया था, पैसा लगाया था। अब इन्होंने क्वालिफाइड लोगों को भर्ती किया, तो ये लोग शासन वो व्यापार करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है तो इनके पहले भी पुर्तगाली आए हुए थे, पुर्तगालियों के बाद फिर और भी लोग आए, डच भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, लेकिन दो महत्वपूर्ण, एक तो अंग्रेज और दूसरे फ्रांसीसी हो जाते हैं। फ्रांसीसियों के साथ अंग्रेजों का टकराव भी हुआ और बांडीवास का एक युद्ध है, उस युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरीके से पराजित हो जाते हैं और फिर फ्रांसीसियों का तो यहां अंत हो गया, अंग्रेज बचे। अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने भेजा है? ब्रिटेन की सरकार ने भेजा है, निजी लोगों की कंपनी है। ये यहां से मुनाफा भी कमाते हैं, मुनाफा कमाने के साथ साथ शासन सत्ता भी संभालते हैं। तो ब्रिटेन में इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो दबाव डालते हैं कि हमें भी अधिकार दो, या ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये करप्शन कर रहे हैं। तो समय समय पर इस कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए कानून बनाए गए। उन्हीं कानूनों को हमने अपने संविधान का आधार भी माना है, यानी उन कानूनों को थोड़े बहुत परिवर्तनों से हमने अपने संविधान में जगह भी दी है। इसलिए हम इन महत्वपूर्ण कानूनों को थोड़ा सा पढ़ेंगे, उनके प्रावधानों को समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 में ये कानून आया था। पूरी हिस्ट्री नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, वो हम मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान समझ लेंगे। अब ये जो कानून है वो कानून कुछ कहता है, कुछ प्रावधान करता है। वो क्या कहता है कि बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रशासक को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी ये वो समय है 1773 का जब अंग्रेज कई स्थानों पर अपना कब्जा कर चुके थे, व्यापारिक सेंटर बढ़ा चुके थे और कुछ स्थानों पर इन्होंने सत्ता भी संभालनी शुरू कर दी थी। तो ऐसे ही बंगाल इनकी प्रमुख एक जगह होती थी, प्रेसिडेंसी जिसे बोलते थे, और वहां पर जो अधिकारी होता था उसे गवर्नर कहते थे। इस एक्ट के द्वारा वो क्या हो गया, उसका नाम परिवर्तन कर दिया। यानी अब वो गवर्नर से क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल कहलाएगा। और जो भी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र हैं सारे इसके अंडर में आ जाएंगे। सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी नहीं थी, सूरत प्रेसिडेंसी भी थी, मद्रास भी थी, बॉम्बई भी थी, ये सारी प्रेसिडेंसियां थी। लेकिन ये दो बड़ी वाली प्रेसिडेंसियां यानी मद्रास और मुंबई, ये भी अब किसके अधीन हो जाती है? बंगाल के अंडर में। क्योंकि बंगाल का गवर्नर, मुंबई में भी गवर्नर था, मद्रास में भी गवर्नर था, बंगाल में भी गवर्नर था। अब तीनों गवर्नर है, तीनों के क्षेत्र बटे हुए हैं। एक को आपने सबका अधिकार देना है तो उसका नाम बदल के क्या कर दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल। और ये कौन हो गया? मद्रास और मुंबई का, ये उसके अंडर में आ गए। ठीक है, तो ये 1773 के द्वारा। अब ये कानून जो है, यानी कंपनी प्राइवेट है तो कंपनी के ऊपर एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार अब थोड़ा सा नियंत्रण करने की शुरुआत कर, ब्रिटिश सरकार नियंत्रण करती है। यानी कहने का अर्थ है कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो ये कंपनी के ऊपर एक संसदीय शासन की शुरुआत मानी जाती है।
इसी अधिनियम में ये प्रावधान भी किया गया था कि उस समय जो कोलकाता था, उस समय यहाँ पर एक अदालत की स्थापना हो, उस समय की सबसे बड़ी अदालत होगी। तो उस समय की सबसे बड़ी अदालत होने के कारण इस एक्ट के तहत इसे सुप्रीम कोर्ट भी कह देते हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ, तब क्या उत्तर होगा हमारा? 1956 ही मानेंगे, जब संविधान हमारा लागू हो गया उसके बाद, 1950 के बाद ही मानेंगे। ये तो उस अंग्रेजों के समय के दौरान की घटना। यानी इस एक्ट में प्रावधान किया कि एक अदालत कलकत्ता में खोली जाएगी, बड़ी अदालत होगी जो कौन कौन से मुकदमों की सुनवाई कर सकती है। तो सामान्यतः मुकदमे दो तरीके के मान लेते हैं, क्रिमिनल और एक दूसरे सिविल। क्रिमिनल जहां मारपीट, अपराध, मृत्यु, हत्या, ये, और सिविल में जायदाद, जमीन, इनसे संबंधित विवाद होते हैं, तो इनकी ये सुनवाई करेगी। ठीक है, यानी ये जो एक्ट है एक तरीके से लिखित रूप में आया, तो अब लोगों के अंदर ये धारणा भी जाएगी कि हाँ, एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन बनता जा रहा है। अभी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कंपनी के लिए बनाए गए कानून हैं। कंपनी में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग काम करते थे, वो क्या करते थे, उन्हें गिफ्ट मिल जाता था तो प्राइवेट रूप से भी व्यापार करने लगते थे। अब ऐसा करने पर रोक लगा दी। ठीक है। तो कर्मचारियों को बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो मुख्य बात इस एक्ट की जो आपको याद रखनी है, सिर्फ दो है। एक है कि बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा। दूसरा है कि कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना 1774 में जो की गई, वो इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की जाती है। बस दो महत्वपूर्ण बातें हमें याद कर लेनी है। 1773 के एक्ट के बाद अब क्या होता है कि ये जो एक्ट आया, तो बंगाल का गवर्नर और गवर्नर जनरल हो गया। तो पहला कौन व्यक्ति था जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना? तो उसका नाम याद रखना, वारेन हेस्टिंग्स, है ना। वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल के अंतिम गवर्नर और पहले गवर्नर जनरल बन जाते हैं। ठीक। अगला एक्ट है जो पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है, 1784 में आया। अब 1773 का एक्ट चल रहा है। चलते हुए कुछ समस्याएं आएंगी, कुछ चुनौतियां आएंगी या नई परिस्थितियां बनेंगी, तो उसके हिसाब से फिर नए कानून बनाए जाएंगे। तो एक नया एक्ट आया, जैसे हम बोलते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी पर अभी किसका नियंत्रण है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गवर्नर है और दूसरा डिप्टी गवर्नर, यानी वो 24 लोग हैं ना, ये प्राइवेट हैं। ये किसके प्रति जिम्मेदार हैं? वो 217 लोग हैं, उनके प्रति जिम्मेदार है। तो अब इनके ऊपर और ज्यादा कठोर कंट्रोल बनाया जा सके, इसके लिए क्या बना दिया? एक नया बोर्ड गठित कर दिया, जिसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, या इसी को बोला जाने लगा कोर्ट ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अलग है, निदेशक मंडल से अलग है। ये ब्रिटेन की संसद ने नियुक्त किया है, या ये कह लो कि इंग्लैंड के सम्राट ने नियुक्त किया है। अब इनको अपनी नीतियां जो है अनुमति के लिए इनके पास भेजनी पड़ेंगी। तो नियंत्रण हो गया इनका कि नहीं हो गया, है ना। तो ये चीजें अब भारत में ये अपना विस्तार तो करते ही जा रहे हैं व्यापार के साथ साथ। तो भारत में जब विस्तार करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे इनके सदस्य संख्या भी बढ़ती जा रही है। यानी जो गवर्नर जनरल था, अकेला व्यक्ति काम करेगा, लेकिन उसके लिए सलाहकार भी होंगे। उनको काउंसिल बोलते थे, या एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते थे, या कार्यकारिणी सदस्य या कार्यकारिणी परिषद के नाम से जानते थे। तो वो सदस्य संख्या कभी 3, कभी 4 ऐसे बदलती रहती है। तो यहाँ ऐसा कुछ विशेष हमें याद नहीं रखना है। सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि 1784 के एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, या कोर्ट ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर और कठोर नियंत्रण लगा देगा। ये बस आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण। फिर 1786 में एक और अधिनियम आया 84 के बाद। तो अब यहाँ क्या होता था कि अभी देखो हम क्या पढ़ रहे हैं कि गवर्नर जनरल पोस्ट है। ये गवर्नर जनरल जो है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल, अब ये क्या काम कर रहा है? प्रशासनिक काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहा है। इसी को अब चीफ कमांडर भी बना देते हैं। यानी यहाँ की आर्मी का इंचार्ज कौन है, उसकी शक्तियों का इस्तेमाल कौन करेगा? यही गवर्नर जनरल करेगा। तो गवर्नर जनरल को यहाँ मुख्य सेनापति की शक्तियाँ, यानी चीफ कमांडर ऑफ आर्मी भी बना दिया।
कौन से लॉ के द्वारा? 1786 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, यहीं पर क्या होता है, देखो ये सब इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि आज भी हम कहीं ना कहीं इसी से मिलती जुलती व्यवस्था अपने संविधान में देखते हैं। आज की व्यवस्था ये है डेमोक्रेसी में कि हमारे राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जो भी काम करेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करेगा, मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड जो है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है ना। ये संविधान में व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति को पहले शक्तियां ज्यादा थी, पर संशोधन करके शक्तियां इतनी कम कर दी गई कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो सलाह देगा उसको मानना ही पड़ेगा, सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अब यही बात यहां देखो कि यहां पर भी क्या हो रहा है कि गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए उसकी परिषद बनाई है, कार्यकारिणी, जैसे मंत्री परिषद है वैसे ही। तो परिषद जो थी वो गवर्नर जनरल को काम करने के लिए सलाह देती थी, तो गवर्नर जनरल उस सलाह के अनुसार काम करता था। लेकिन यहां इसको विशेष परिस्थितियों में उनकी सलाह को कैंसिल करने का अधिकार मिला, यानी इसको वीटो बोलते हैं। तो जो चीज अंग्रेज कर रहे थे वही आज हमारे देश में हो रही है। इसलिए इस एक्ट के प्रावधान थोड़े से जरूरी हो जाते हैं। तो गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को कुछ सिचुएशन में कैंसिल करने का अधिकार मिल जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस चीफ कमांडर वाली पावर जरूर याद रख लेना कि 86 के एक्ट में आया। अब आगे चल करके 4 बड़े अधिनियम आते हैं जिन्हें चार्टर अधिनियम के नाम से जाना जाता है। हर 20-20 साल के अंतर पर आएंगे, है ना। तो पहला चार्टर आता है 1793 में। इसमें यह कहा गया कि जो भी यहां पर कानून हैं उनकी व्याख्या, यानी कहीं उसमें वास्तव में क्या कहा जा रहा है, तो वो सब कौन स्पष्ट करेगा? कोर्ट करेगा, न्यायालय को ये अधिकार मिल जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से लाइसेंस्ड प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कंपनी थी जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती थी। दूसरी किसी कंपनी को अभी लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। ये लाइसेंस यानी कि व्यापार करने की इनकी मोनोपोली है, एकाधिकार है। इस एकाधिकार को इस एक्ट के द्वारा अगले 20 सालों के लिए और बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं कि आपकी वैलिडिटी 20 साल और है। क्लियर है ना ये बात? तो चार्टर एक्ट 93 से 20 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ावा दिया गया। ये पूछ लेते हैं, गवर्नर जनरल को वीटो की शक्तियां मिली थी। कार्यकारिणी की जो सलाह है उसको विशेष परिस्थितियों में कैंसिल करना, जिसे वीटो पावर कहते हैं, वो ऐसी की ऐसी है, और इसे ज्यादा बढ़ा दिया कि वो अब नॉर्मल कंडीशन में भी उसे कैंसिल कर सकता है। गवर्नर जनरल वो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर कितना अधिकार रखेगा, कौन कौन से क्षेत्र में अधिकार रखेगा, वो भी स्पष्ट कर दिया गया। पहले इतनी क्लैरिटी नहीं थी, अब इस एक्ट में क्लियरिटी कर दी गई। ठीक है, ये याद रहेगा, चार्टर एक्ट 1793। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां पर जो ट्रेड मोनोपोली थी वो 20 साल के लिए एक्सटेंड की, और अब 20 साल हो गए। 93 से 20 जोड़ो, 1793 से 1813 में आ गए। तो 1813 में जब आ जाते हैं तो अब जो वैलिडिटी आपकी 20 साल तक थी वो यहाँ समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है तो समाप्त कर भी दी गई, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को दी एंड टर्मिनेट कर देते हैं कि नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी? हमारे हित में काम करने थोड़ी आई थी, लूटने आई थी। इस एक्ट से अर्थ ये निकलता है कि अब और भी लुटेरे आ सकते हैं। पहले एक ही लुटेरा था, वही आ सकता था। अब इन्होंने क्या बोल दिया कि नहीं, अब तुम अकेले नहीं हो, अब जिसकी मर्जी हो वो जा सकता है, यानी कि भारत को खुले हाथों से लूटने का अधिकार दे दिया जाता। एक बात यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में की गई, क्या फेवर था कि चीन के साथ जो भी ट्रेड होगा, ट्रेड विद चाइना, और चाय के साथ जो भी व्यापार होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। इस पर मोनोपोली अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की है। अन्य व्यापार या अन्य देशों के साथ व्यापार वो कोई भी कंपनी आकर कर सकती। ये पूछा गया है प्रश्न कई बार। तो इस अधिनियम से अंग्रेजों को भारत में लूटने की खुली छूट मिली।
अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे, यहाँ लूट खसोट मचा रहे थे। अब उन्होंने थोड़ी अपने यहाँ जैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर भी लागू करने की कोशिश की। अंग्रेज संख्या तो उतनी थी नहीं और इतनी दूर से यहाँ आना भी संभव नहीं था, तो वो चाहते थे कि हमें ऐसे लोग मिल जाएं जिनकी चमड़ी का रंग तो काला हो, लेकिन जो हम आदेश दें अच्छी अंग्रेजी बोल सकें और मान सकें। तो इसलिए इन्होंने विचार किया कि हम यहाँ शिक्षा पर खर्च करेंगे। 1 लाख रुपए वार्षिक बजट का प्रावधान किया गया मात्र, ठीक है ना, पूरे देश के लिए। ये प्रावधान मात्र किया गया और पैसा लंबे समय तक खर्च भी नहीं किया गया। लटका कर रखे रहे कि किस पर खर्च करें, हायर एजुकेशन पर करें या प्रारंभिक शिक्षा पर करें, हिंदी में माध्यम में दें या इंग्लिश मीडियम में दें या उनकी देशी भाषाओं में शिक्षा दें, ये सारे। तो यहाँ जो प्रश्न पूछे जाएंगे पहली लाइन से पूछा जाएगा, याद रखना कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, चीन और चाय पर व्यापारिक एकाधिकार रहेगा और फिर शिक्षा पर 1 लाख रुपए के फंड का प्रावधान बजट में किया जाता है। इनके ऊपर दबाव था कि तुम अपना साम्राज्य सब जगह फैला रहे हो, तो ईसाई जो धर्म प्रचारक थे वो भी कहते हैं कि हमें भी भेजो, हम भी अपना धर्म परिवर्तन करवाएंगे। तो ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में प्रचार करने की अनुमति दे दी जाती। ठीक, ये हैं प्रमुख बातें ये कौन से एक्ट की, 1813 के चार्टर एक्ट। ठीक, तो सोल राइट ऑफ ट्रेड वॉज स्टॉप्ड या टर्मिनेटेड, ट्रेड विद चाइना और ट्रेड ऑफ टी। ये प्रश्न एक बार आया था, उसमें क्या लिख दिया था कि चीन और चीनी के व्यापार पर एकाधिकार को, तो चीनी शब्द नहीं था, इसलिए वो बाद में बोनस कर दिया था इन्होंने। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं उनको सुविधाएं दी जाएंगी धर्म प्रचार करने की। 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च करने के लिए प्रावधान। दूसरा चार्टर समाप्त हो गया। तीसरा चार्टर फिर 20 साल बाद आया, 1813 के बाद 33 में आया। अब यहाँ क्या याद रखना है, यहाँ याद ये रखना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन के साथ और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार मिला था, अब वो भी समाप्त हो गया। अब दूसरी कंपनियां भी कर सकती, ठीक है। अब यहाँ अभी तक भारत में सबसे बड़ा पद कौन सा होता था, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब इसका नाम बदल कर दिया भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पहले भी शक्तियां प्राप्त थी, प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त थी, उसे चीफ कमांडर कहते थे। वो शक्तियां अभी भी दे रखी हैं, यानी उसे नागरिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, यानी पूरी की पूरी प्रणाली एक तरीके से केंद्रीकृत है, बांटी नहीं है अलग अलग लोगों। वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है पावरफुल व्यक्ति है, उसी को सारे अधिकार दिए गए। भारत में जो कानून थे, अलग अलग तरीके के कानून थे, उनको क्लासिफाइड किया गया कि वित्त संबंधी ये होंगे, सिविल संबंधी ये होंगे, धार्मिक मामले ये रहेंगे। तो कानूनों को वर्गीकृत करने के लिए लॉ कमीशन भी बनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें इस एक्ट के द्वारा, ये एक्ट आता है उस समय भारत में वो गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम क्या है, विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक थोड़ा पढ़ा लिखा था, मानवतावादी भी था, तो उसने देखा कि यहाँ पर भेदभाव काफ़ी किया जाता है। तो भेदभाव को सैद्धांतिक रूप से, नौकरियों में जो भेदभाव किया जाता था जाति धर्म के आधार पर, तो उसे थियोरटिकल सैद्धांतिक रूप से समाप्त कर दिया, यानी योग्यता के आधार पर व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। लेकिन व्यवहार में भेदभाव तो चलता ही रहा, है ना। ये सब चीजें 1833 के एक्ट के द्वारा होती हैं। यही विलियम बेंटिक क्या करते हैं, किस पर रोक लगवाते हैं, सती प्रथा पर भी रोक लगा देते हैं। आगे ये चीजें हो जाती, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। लास्ट चार्टर है, चौथा चार्टर अधिनियम, 20 साल 1853 में आया। अब इसके द्वारा क्या होता है कि यहाँ पर यह किया गया कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसे आज हम सिविल सर्विस बोल देते हैं। भारत सर जैसे आईएएस कहते हैं ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अंग्रेजों के समय इसका नाम आईसीएस हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विस। आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो अब कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, तो इनको यहाँ प्रशासन करने के लिए अधिकारी चाहिए होते थे। तो उसके लिए वो ओपन कंपटीशन यानी खुली प्रतियोगी परीक्षा की प्रणाली शुरू की जाए। तो इसकी सिफारिश जो है इसी एक्ट के तहत की गई थी, मैकाले ने की थी। मैकाले के जो
शिक्षा पद्धति थी या उसी वही मोटे तौर पर आज भी चल रही है थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ में। तो ये सब काम किए जाते हैं। अब यहाँ एक लाइन लिखी है कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कार्यपालिका और विधायिका इसमें पृथक्करण यानी सेपरेशन किया जाता है एक तरीके से। ये ऐसे समझ लो कि आपको पिछली क्लास में 3 अंग बताए थे सरकार के, एक कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका न्याय का काम करेगी, कार्यपालिका और विधायिका। तो कार्यपालिका का मतलब रहता है कि बने हुए कानून का क्रियान्वयन करना, एग्जीक्यूशन करना, और विधायिका का काम रहता है कानून बनाना। तो अब इसमें थोड़ा सा दोनों के कामों को बांट दिया कि कानून बनाने वाले लोग अलग हैं, क्रियान्वयन करने वाले लोग अलग रहेंगे। थोड़ी सी शुरुआत होती है, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है ना। नेक्स्ट, ये खत्म हो गया चार्टर 53 का। अब क्या हुआ, हमारे देश में हुई क्रांति। याद है 1857 की क्रांति, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। मंगल पांडे की घटना तो इसके पहले हो चुकी थी, लेकिन कहते हैं कि इस क्रांति के बीज वहीं से बोए गए थे। अंग्रेज इतना ज्यादा शोषण कर रहे थे भारतीयों का हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, धार्मिक हो, किसी भी प्रकार का। हमारे पहले गांव भी पूरी तरीके से ऑटोनोमस होते थे, यानी आर्थिक रूप से उन्हें जरूरत नहीं पड़ती थी कि किसी दूसरे पर निर्भर हैं। अपनी आवश्यकता की चीजें खुद तैयार करते थे और बाहर भेजते भी थे। अंग्रेजों के आने के कारण हमारे धंधे, उद्योग धंधे, कुटीर धंधे पूरी तरीके से चौपट हो गए, बर्बाद हो गए। हम इनके लिए मात्र कच्चे माल के सप्लायर बन के रह गए कि कच्चा माल हमसे ये सस्ती दरों पर खरीदते और फिर उनसे निर्मित माल को हमें महंगी दरों पर खरीदने के लिए मजबूर करते। जैसे कपास की खेती करवाते, फिर कपास से ये अपने फैक्ट्री मेड वस्त्र बनाकर हमें महंगा खरीदने के लिए मजबूर करते। तो हर तरीके से शोषण था, भेदभाव करते थे। तो शोषण के खिलाफ भारतीयों में असंतोष था, लंबे समय से असंतोष चल रहा था। मंगल पांडे की घटना थी, जो 1334 नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। उस समय एनफील्ड राइफल लॉन्च हुई थी, उसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया गया। चर्बी वाले कारतूसों के संबंध में कहा गया कि गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। तो मंगल पांडे को जब वो गन और राइफल इस्तेमाल करने के लिए दिए गए तो उन्होंने मना कर दिया। तो उनको गिरफ्तार करके कोर्ट मार्शल करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने अपने सैनिक अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर। ये घटना बैरकपुर छावनी में हुई थी। क्रांति के लिए एक डेट फिक्स की गई थी, कौन सी? 30 मई के आसपास थी। और रोटी और कमल ये प्रतीक चिन्ह बनाए गए थे। तब मोबाइल नहीं थे, संचार के साधन नहीं थे, तो रोटी और कमल का फूल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते। जो लोग क्रांति में शामिल होना चाहते वो उन रोटियों को खाते, नई रोटियां बनाकर आगे ट्रांसफर करते। और डेट फिक्स की गई थी कि हम इस दिन एक साथ क्रांति का। मंगल पांडे की घटना हो चुकी थी, तो वैसी ही घटना एक होती है मेरठ छावनी। मेरठ में क्या किया गया कि जो 90 घुड़सवार सैनिकों का एक पलटन थी, तो भी ये राइफल दी गई, जिसमें 5 लोगों ने छोड़कर बाकी सबने लेने से मना कर दिया। तो उन सबका कोर्ट मार्शल कर दिया, उन्हें बंदी बना दिया, हथियार छीन लिए। जब उनके हथियार छीन लिए, हथियार पुरुषत्व की निशानी माने जाते थे, तो उनका उपहास मजाक उड़ाया जाने लगा उन सैनिकों का, जहां भी जाते उनके साथी। तो उन्होंने क्या किया, 9 मई की घटना है ना, 9 या 10 मई, डेट मुझे ठीक से याद नहीं, कब्जा किया पूरी छावनी पर। अपने सैनिक, बंदी सैनिक थे, उनको छुड़ाया और दिल्ली चलो का नारा दिया। यानी जो लोग उस 30 मई की डेट के लिए बैठे थे उन तक सूचना नहीं पहुंची और ये पहुंच जाते हैं दिल्ली में। दिल्ली में वो मुगल बादशाह नाम मात्र के शासक थे, कौन? बहादुर शाह जफर। तो उन्होंने नेतृत्व स्वीकार किया, तो क्रांति हुई, फैली, काफ़ी बड़े स्तर पर फैली भी। लेकिन कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां रहीं, संगठन का अभाव रहा, पढ़े लिखे लोगों ने साथ नहीं दिया और कुछ स्वार्थी तत्व भी हावी थे। क्रांति के अलग अलग उद्देश्य थे, वो हम पढ़ेंगे कि क्रांति का कारण क्या, सफलता क्या और परिणाम क्या थे। कुल मिलाकर अंग्रेजों को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तब
अब उन्होंने ब्रिटेन में हाहाकार मचा और बोला कि ये व्यवस्था तो खराब हो गई है, इनको बदला जाए, चेंज किया जाए। तब फिर एक नया कानून लेकर आते हैं 1858 का अधिनियम। 57 में क्रांति हुई, ऐसी घटना फिर से ना हो जाए, इसके लिए ये 1858 का अधिनियम लेकर आए। इस अधिनियम के द्वारा बड़े परिवर्तन किए गए। बड़े परिवर्तनों में क्या था कि अभी भारत में सबसे बड़ा अधिकारी था भारत का गवर्नर जनरल, है ना। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था, ये पद नाम बदल करके क्या कर दिया, वायसराय, है ना, द वायसराय ऑफ इंडिया कहलाएगा। गवर्नर जनरल जो होता था, उस समय ये क्रांति हुई थी कैनिंग के समय। तो कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय बन जाते हैं। साथ ही साथ क्या किया जाता है कि ये लोग किसके प्रति जिम्मेदार रहेंगे, तो एक नया पद बनाया गया जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी भारत का राज्य सचिव कहते हैं। ये पद बनाया गया, इसके प्रति जिम्मेदार होंगे कौन, वायसराय महोदय। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत का राज्य सचिव पद ये कहां पर है, ब्रिटेन में। तो इनकी सलाह के लिए या इनकी सहायता के लिए एक कमेटी बनाई गई, एक परिषद बनाई गई जिसे भारत परिषद कहते थे। और उसमें कितने मेंबर थे, 15 सदस्य होते थे। तो भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक समिति बनाई गई जिसे भारतीय परिषद कहा गया। फिर समझ लो क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं जो पहले नहीं थे। देखो कि इस एक्ट के पहले तक भारत में सबसे बड़ा पद है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की एक होती थी कार्यकारिणी या परिषद जिसमें अंग्रेज ही होते थे, है ना। ये नाम बदलकर क्या कर दिया, वायसराय कर दिया। वायसराय किसके प्रति जिम्मेदार है, तो एक सचिव पद क्रिएट किया गया, भारत का राज्य सचिव। ये ब्रिटेन में रहेगा और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य होंगे। वो क्या कहलाएगी, वो भारत परिषद के नाम से जानी जाएगी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। ये भारत गवर्नर जनरल और परिषद व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी नियंत्रण के लिए कौन से एक्ट के द्वारा, 86 के एक्ट के द्वारा एक कोर्ट ऑफ कंट्रोल बना था ना, तो उसकी जरूरत नहीं। कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर बना था, अब उसकी जरूरत नहीं क्योंकि कंपनी का शासन ही समाप्त हो गया। तो ये सब जो परिवर्तन आए बड़े बड़े इस 1858 के एक्ट के द्वारा हुए, यानी अब भारत पर सीधे सीधे किसका नियंत्रण हो गया, ब्रिटेन की संसद का, ब्रिटेन के शासक का। यानी ब्रिटेन का शासक राजा या रानी क्या पहनते हैं, ताज, ताज के क्राउन बोलते हैं। तो यहां हम कहते हैं ब्रिटिश ताज के शासन की शुरुआत हुई या ब्रिटिश क्राउन के शासन की शुरुआत 1858 के एक्ट के द्वारा हुई। ठीक है, याद रहेगा ये सब पूछे जाते हैं। ये एक्ट आया, अब समय के साथ इसमें भी थोड़े बहुत सुधारों की जरूरत थी, तो फिर उसमें भी सुधार किए गए। एक 1861 का अधिनियम आया, तो यहाँ इस अधिनियम के द्वारा वायसराय जो था उसके अधिकारों में वृद्धि की गई। वायसराय पूरे देश के लिए है और राज्यों के लिए, जिन्हें हम प्रोविंस कहते थे, वहां पर गवर्नर होता था, तो उनके भी अधिकार दिए जाते हैं। इसमें लिखा है कि पोर्टफोलियो प्रणाली, इसे विभागीय प्रणाली कहते हैं, इसकी शुरुआत की गई। विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो प्रणाली से मतलब है जैसे कि शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, सबके विभाग बटे हुए ना, तो वो सिस्टम यहीं पे इनके द्वारा शुरू किए गए। वायसराय यानी भारत का जो सबसे बड़ा पद है वायसराय, आज राष्ट्रपति समझ लो, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। अध्यादेश से मतलब ये हुआ कि जैसे कानून बनाया ना CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया, कानून कैसे बनता है, तो उसके लिए संसद में विधेयक प्रस्तुत करते हैं, दोनों हाउस पास करते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं, कानून बन जाता है। यही प्रक्रिया अपनाते हैं ना। अब मान लो संसद से हम पारित नहीं करवाना चाहते या संसद उस समय सत्र नहीं चल रहा है,
ऐसी स्थिति में यदि कानून बनाना पड़ेगा तो उसका प्रावधान क्या होता है कि राष्ट्रपति सीधा अपने हस्ताक्षर से उसको जारी कर देगा। उसे अध्यादेश कहते हैं, ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो ये ऑर्डिनेंस वाला प्रावधान अभी का नहीं है, अंग्रेजों के समय था। वायसराय को ऑर्डिनेंस जारी करने के अधिकार मिले हुए थे। आज भारत में राष्ट्रपति को मिले, राज्यपाल को भी मिले। क्लियर? मोटे तौर पर समझते जाना, जब हम राष्ट्रपति उस पर मिलेंगे। फिर यहाँ लिखा है कि गैर सरकारी सदस्यों को बढ़ावा मिला। गैर सरकारी से मतलब होता है प्राइवेट, निजी लोग। यानी वायसराय की जो कार्यकारिणी है, यानी उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें पहले सिर्फ अंग्रेज होते थे। अंग्रेज हैं तो वो तो सिर्फ अंग्रेजी हित में सोचेंगे। अब यहाँ ऐसे लोगों को भी स्थान दिया जाने लगा जो कि सरकारी नहीं थे, निजी प्राइवेट लोगों को भी, मगर उसमें भी भेदभाव करते थे। ऐसे लोगों को स्थान मिलता था जो अंग्रेजों को पसंद करते, उनको नहीं मिलता था जो अंग्रेजों से घृणा करते थे। ठीक है, तो 1861 के अधिनियम के तहत ये कुछ प्रावधान किए जाते हैं। फिर आता है 1892 का अधिनियम। तो इस 1892 के अधिनियम में वायसराय की जो कार्यकारिणी थी उसकी सदस्य संख्या बढ़ा दी गई कि अब इसमें 10 के जगह 16 हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? है ना, अतिरिक्त सदस्य सरकारी के अलावा, यानी सामान्य लोगों को भी रख सकते। चलता रहा। ये महत्वपूर्ण कानून है 1909 का, 1919 का, 1935 का। तो 1909 के अधिनियम के कुछ प्रावधान 2023 तक के सिलेबस में ये अधिनियम विशेष रूप से इन्होंने हाईलाइट किए थे। अब फिर से हाईलाइट उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेंगे, है ना, छोड़ मत देना, क्योंकि हो सकता है वो पूछ। 1909 का अधिनियम क्या कहता है? काफी बड़े अधिनियम थे। इसे मॉर्ले मिंटो सुधार या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। तो पहला तो यही पॉइंट हो गया जो पूछा जाएगा, मॉर्ले मिंटो। देखो, मिंटो कौन थे और मॉर्ले कौन थे? मिंटो कौन थे? मिंटो इस समय भारत का वायसराय था। ठीक है, ये यहीं रहेगा। और ये जो है ये भारत के राज्य सचिव हैं, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये पद दोनों 1858 के अधिनियम में बनाए गए थे क्रांति के बाद। तो ये भारत के सचिव हैं, ये वायसराय हैं। दोनों ने मिलकर के ये कानून बनाया, या ये कह लो कि इन्होंने दोनों ने मिलकर कुछ सुधार करने की कोशिश की, इसलिए इन्हें मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। अभी की शासन व्यवस्था क्या है, थोड़ा सा लक्ष्मीकांत पढ़े हो, फिर भी मैं एक बार हाईलाइट कर दूं कि अभी क्या व्यवस्थाएं चलती हैं कि एक तरफ होती है केंद्र सरकार या भारत सरकार और दूसरी तरफ होती है राज्य सरकारें। अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार, यहां पर केंद्र में होती है संसद, पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं लोकसभा और दूसरा जिसे कहा जाता है राज्यसभा, और एक होगा यहाँ पर राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर के संसद कहलाते हैं। लोकसभा के सदस्य डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं। अभी लोकसभा के इलेक्शन हमारे देश में 24 वाले होने हैं, अगले महीने या अप्रैल में होंगे। ये लोग इनडायरेक्ट आते हैं, यानी इनको विधायक चुनते। राज्य में क्या होता है कि प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर यानी कि राज्यपाल होता है, और वहां पर भी संसद होती है। उसे संसद को हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधान मंडल। विधानमंडल कहते हैं। इसके भी दो सदन होते हैं, दो हाउस होते हैं, एक जिसे कहते हैं विधानसभा और दूसरा जिसे कहा जाता है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। सभी राज्यों में ये दूसरा नहीं होता है, इसका होना ना होना विधानसभा पर निर्भर करता है, लेकिन ये विधानसभा सभी जगह होगी। ठीक है, तो अब अगर अभी कानून बनाना है, जैसे सीएए बनाया, तो उसके लिए आप लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी विधेयक प्रस्तुत करते हैं, उस प्रक्रिया के तहत वो पास हो जाते हैं। पास होने के बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है, कानून बन जाता है।
और जब सरकार चाहे तब उस डेट को उसको लागू कर सकती है। कानून बने हुए तो 19 वाले को काफी समय हो गया था, कल नोटिफाइड किया यानी कल से लागू होता है। तो ऐसे ही राज्यपाल यहाँ राज्य में दोनों सदन से पास करा और राज्यपाल साइन कर दे, कानून बन जाता है। ये प्रक्रिया चलती थी। अब ये अलग अलग राज्यों में राज्य की विधानसभाएं या विधानमंडल अलग बने हैं, केंद्र एक बना है, ये व्यवस्था अंग्रेजों के समय भी थी। यानी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। तब ऐसा नहीं होता था कि उनके दो दो सदन हों, लेकिन हाँ, कानून बनाने के लिए ये संस्थाएं थी। तो केंद्र स्तर पर जो थी उसमें भी अब सदस्य संख्या बढ़ाई जाती है, और अलग अलग प्रांतों में भी जो थी उसकी भी सदस्य संख्या में वृद्धि की जाती है। जैसे केंद्रीय परिषद, उसमें पहले सदस्य सिर्फ 16 होते थे, अब इनकी संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई सेंटर में, जो आगे चल करके लोकसभा कहलाएगी। और प्रांत में एक जैसा नहीं था, कहीं ज्यादा कहीं कम से। अब पहले प्रावधान यह था कि अंग्रेज सिर्फ अपने लोगों को ज्यादा रखना चाहते थे, जिससे उनकी मेजॉरिटी बहुमत बना रहे, यानी केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत रखते थे, जिससे उन्हें विरोध का सामना न करना पड़े। प्रांतों में अब गैर सरकारी लोगों को भी अवसर मिला था, क्योंकि क्रांति हो चुकी थी, कुछ तो करना ही था, नहीं तो आंदोलन और बढ़ सकता था, है ना। इन लोगों के अधिकार भी ज़्यादा पहले से कर दिए गए कि आप ज़्यादा विषयों पर चर्चा कर सकते हो, बजट के प्रश्न पूछ सकते हो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये सब अधिकार जो थे 1909 के अधिनियम के द्वारा किए जाते हैं। इसी एक्ट के तहत पहली बार प्रावधान किया गया था कि कोई भारतीय व्यक्ति भी क्या बन सकता है, वायसराय या गवर्नर की कार्यकारिणी का सदस्य हो सकता है। तो पहले व्यक्ति जो इस तरीके से सदस्य बने, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय। आज सीए का विरोध हो रहा है या 1947 में हमारे भारत का विभाजन हुआ, इन सबके पीछे कारण क्या था? तो उसके मूल में कारण थे अंग्रेज। ये नहीं चाहते थे कि हाँ, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम सभी समुदाय एक साथ रहें। इन्होंने इस एक्ट में प्रावधान किया था कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, यानी कि जैसे आज वोटिंग होती है, चाहे पंच का चुनाव हो, सरपंच का हो, चाहे पार्षद का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, धर्म के आधार पर वोटिंग नहीं होती है। मतलब वह व्यक्ति जो 18 साल या उससे अधिक का है, वोटर लिस्ट में नाम है, वो वोट दे सकता है। वो उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका जेंडर क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब एक लाइन में लगते हैं ना। मेल और फीमेल की लाइन अलग हो सकती है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि मुस्लिम व्यक्ति सिर्फ मुस्लिमों को ही वोट देगा। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, यानी फूट डालो, शासन करो। तो वो उन्होंने बीज बोए थे। और आज भी आप देखो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर सबसे ज्यादा फसाद होते हैं, सबसे ज्यादा यहां पर दंगे कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये 1909 के अधिनियम में किया गया। इसी को बोलते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन। क्लियर है ये बात? गुड। नेक्स्ट, अब जो चुनाव की व्यवस्था होती थी मुसलमानों के लिए अलग की गई। साथ ही साथ क्या किया कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी औद्योगिक संगठन बने हैं, उनके लिए भी अलग से, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन के लिए भी अलग से कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई। भेदभाव शुरुआत से ही ये करने लगते। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितने सदस्य बनाए गए थे? तो केंद्रीय, जिसे आज हम संसद कहते हैं, उसमें टोटल सदस्यों की संख्या 69। 32 प्राइवेट हैं, यानी ये गैर सरकारी सदस्य हैं, और ये सरकारी हैं। तो बहुमत किसका? सरकारी का रहेगा। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, वोटिंग होगी तो इनका बहुमत हो जाएगा। और इसमें भी क्या होता था कि 5 सदस्य मनोनीत होते थे और 27 के मात्र चुनाव होते थे। चुनने का अधिकार बहुत कम लोगों को मिलता था। ये सब व्यवस्थाएं की गई थी ना। ये जो चुनने के अधिकार जो मिले थे, उसमें भी किसको कितने? तो देखना, 27 लोग चुनाव से आएंगे। 27 में भी क्या किया जा रहा है कि हिंदू जमींदार 6 लोगों को चुनेंगे, मुस्लिम 5 लोगों को चुनेंगे, मुस्लिम जमींदार 1 को चुनेगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1 व्यक्ति को चुनेगा, जो विधान परिषद है प्रांत वाले वो 13 सदस्यों को चुनेंगे। यानी ऐसा चुनाव नहीं था जैसा आज होता है। अंग्रेजों की ये सब चालें थी। ठीक है, ये हो गया सत्येंद्र सिन्हा वाला, याद रख लेना। 1909 के अधिनियम के बाद अगला एक्ट आता है 1919 का अधिनियम। 1909 को बोलते हैं मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, तो 1919 को क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड
रिफॉर्म्स या सुधार। इसमें क्या अंतर है भाई? ये कौन है? दो नाम इसमें भी दिख रहा है, एक मॉन्टेग्यू और एक चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय और मॉन्टेग्यू उस समय भारत के राज्य सचिव, है ना। तो मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड, तो दोनों के समय ये कानून आया, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। यहाँ क्या किया जाता है? यहाँ पर और सुधार करने की कोशिश की। केंद्र किस विषय पर काम सरकार वो कानून बना सकता है, राज्य किस पर बना सकता है, तो उन विषयों को बांट दिया एक तरीके से कि राज्यों के ऊपर पहले केंद्र का अधिकार ज़्यादा था, तो उस अधिकार में थोड़ी सी कमी की गई। दूसरे शब्दों में हम ये कह लें कि राज्यों को स्वायत्तता देने की कोशिश की गई, सिर्फ प्रयास भर था। ठीक, अब यहाँ फिर अंग्रेजों ने एक ऐसी चाल चली जो आप सब लोगों की ये क्वेश्चन तो बनाई देती है। जब कभी प्रश्न आता है कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई या डायार्क सिस्टम की शुरुआत कब हुई, तो 1919 में। ये क्या है द्वैध शासन प्रणाली? समझ लो। क्या होता था कि कानून बनाने के जो अधिकार हैं, आज भारत में कानून बनाने के अधिकार के लिए एक बनी है संघ सूची, जिसे हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। संघ सूची में जो टॉपिक दिए गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिला हुआ है, संसद ही उन पर कानून बनाएगी। जैसे नागरिकता हो गया, तो नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है? संसद को है। राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। अभी कई सारी सरकारें कह रही हैं कि हम सीएए को अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे, केरल हो गया, ममता बनर्जी हो गई, ये सिर्फ वोटों के लिए चिल्लाते हैं। संविधान इस बात की उन्हें छूट देता ही नहीं है। आप दिन में 4 बार अपनी विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो संघ सूची यानी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। ऐसे ही आती है एक दूसरी, जिसे कहते हैं समवर्ती कॉन्करेंट सूची। कॉन्करेंट सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर केंद्र यानी संसद भी कानून बना सकती है और राज्य का विधानमंडल भी कानून बना सकता है, दोनों बना सकते हैं। अगर दोनों में विरोध है कि अलग अलग प्रकार के कानून बन गए, अब किसका पालन करेंगे, तो केंद्र का पालन किया जाएगा। तीसरा होता है जिसे कहते हैं स्टेट लिस्ट या राज्य सूची। तो राज्य सूची के विषयों पर कानून सिर्फ उस राज्य का विधानमंडल बना सकता है। जैसे पुलिस राज्य का विषय है, पुलिस संबंधी कानून राज्य बनाएगा। अंग्रेजों ने क्या किया कि इन्होंने प्रांतों में, प्रांत जिन्हें हम राज्य आज कहते हैं, प्रांतों में किसकी शुरुआत की है? द्वैध शासन प्रणाली। ठीक, प्रांतों की स्थिति क्या है कि एक तरफ प्रांत का प्रमुख कौन है? गवर्नर, और गवर्नर के साथ सहयोगी कौन है? इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल या जिसे हम बोलते हैं कार्यकारिणी। एक ग्रुप तो ये बना है। दूसरी तरफ क्या होते थे? प्रांतों में भी विधान परिषदें थीं, जिन्हें आज हम विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं। तो विधान परिषदों के चुनाव होंगे, चुनाव के बाद बने जाएंगे मंत्री, यानी कि यहाँ होगी मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये चुनकर आई है, चाहे थोड़े लोगों ने चुनी हो। तो अब यहां पर कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, पास होने के बाद गवर्नर के पास जाएगा, तो गवर्नर इनसे पूछ करके उस पर साइन कर देगा, है ना। तो एक विषय ऐसे किए गए कि जो गवर्नर और इनकी कार्यकारिणी के द्वारा बनाए जाएंगे, सिर्फ इनके लिए रिजर्व कर दिए गए, यानी ये होगा एक तरीके से आरक्षित, रिजर्व फॉर गवर्नर एंड हिज काउंसिल। और दूसरे विषय ऐसे थे कि गवर्नर अपनी मंत्री परिषद की सलाह से काम करता था, लेकिन इनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं था। वो ये टॉपिक इनसे लेकर इनको ट्रांसफर कर सकता था। तो इस ट्रांसफर कर देना यानी हस्तांतरित कर देना। तो दूसरे विषय जो थे उन्हें क्या कहते थे? हस्तांतरित या ट्रांसफरेबल। तो ये दोहरा शासन हो गया। तो यही व्यवस्था जो थी वो क्या कहलाती थी? द्वैध शासन प्रणाली। यानी हाँ, विषयों को, कानून बनाने वाले विषयों को दो भागों में बांटा, एक हस्तांतरित, एक आरक्षित। हस्तांतरित विषय पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर और उसके मंत्रियों के पास था, लेकिन गवर्नर उसको वीटो कर देता था, यानी उस पर वह मंत्री परिषद की बात नहीं मानेगा, वो अपने काउंसिल की बात मानेगा, जो कि अंग्रेज थे। ठीक,
आरक्षित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको था? गवर्नर और उसकी काउंसिल को ही था, यानी वो पहले से ही विषय दे रखे हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, और इनकी भी अपनी मर्जी चलाते थे, है ना। तो ये दोहरा शासन था, इसलिए इसको कहते हैं द्वैध शासन प्रणाली, जो प्रांतों में शुरू हुई सन 1919 में, और फिर पूछते हैं कि इसका समापन कब हुआ? 1935 के अधिनियम में ये समाप्त कर देते हैं, प्रांतों में, प्रोविंस में, तो केंद्र में शुरू कर देते हैं। ठीक, इस अधिनियम के तहत जो भारतीय विधान परिषद यानी जो केंद्रीय विधान परिषद है, अभी तक एक सदनी होती थी, एक ही हाउस होता था, अब यहां दो हाउस बना दिए गए। एक जिसे स्टेट काउंसिल बोलते हैं, स्टेट काउंसिल आज के समय राज्यसभा के नाम से जानी जाती है, और दूसरी जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधानसभा, जो आज लोकसभा के नाम से जानी जाती है। तो ये दो हाउस बने कब? 1919 के अधिनियम के द्वारा बने। इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया? मुसलमानों के लिए तो उन्होंने अलग से निर्वाचन की व्यवस्था 1909 में कर दी थी। मुसलमानों के अलावा सिखों के लिए भी अलग से, ईसाइयों के लिए भी अलग से, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय, इनके लिए भी अलग से चुनाव की व्यवस्था की गई, यानी हिंदुओं में भी बंटवारा, है ना। फूट डालो शासन का। 1926 में लोक सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना। आज जैसे हम यूपीएससी बोलते हैं ना, वो सब इसी के समय बना। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा ये चीजें हुई। डायर्क सिस्टम आ गया, हस्तांतरित और आरक्षित विषय, ये याद रखना। नेक्स्ट, कभी पूछ लें कि 1919 के अधिनियम में जो स्टेट काउंसिल होती थी, जो आज राज्यसभा है, तो उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना था? आज राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है, लोकसभा का 5 साल होता है। पहले जो जिसे हम केंद्रीय विधानसभा बोल रहे हैं, यानी जो लोकसभा है, उसका कार्यकाल 3 साल होता था, और इसका स्टेट काउंसिल का 5 साल होता था। अब 6 होता है और ये 5 होता है। ठीक है, सदस्य संख्या नहीं पूछेंगे तो वो भी रट लेंगे। तो 1919 के अधिनियम की ये कुछ प्रमुख बातें जो आप याद रखोगे। ये डिटेल है, तो डिटेल वाला मैं अभी नहीं करवा रहा हूं, उसकी जरूरत अब लगता नहीं है कि रहेगी। यहां तक कुछ पूछना है तो पूछो। दोनों में अंतर, विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। राज्यपाल तो सभी राज्यों में होगा, कुछ राज्यों में विधान परिषद है, कुछ में नहीं। जैसे मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं, यूपी में है। तो देखो, ये विधान परिषद का होना ना होना इन पर निर्भर करता है। यानी विधानसभा चाहे कि हम अपने यहाँ पर विधान परिषद बनाना चाहते हैं, तो ये अपने यहाँ एक प्रस्ताव पास करेंगे, पास करने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल केंद्र को भेज देगा, केंद्र से अनुमति मिल जाएगी, ये जब चाहे तब इसका गठन कर लेंगे। अब मान लो ये बनी हुई है, इसको हटाना चाहते हैं, तो हटाने के लिए फिर ये प्रस्ताव पास करेंगे कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, फिर से वही होगा और ये हट जाएगी। अब होता क्या है कि ये उन राज्यों में रखी गई है जहाँ की आबादी ज़्यादा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सके। जैसे विधानसभा की सीटें फिक्स हैं, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें विधानसभा? 230। अभी 230 विधायक ही रहेंगे। कुछ लोगों को आप चाहते हैं कि नहीं, वो भी अब कानून बनाने में अपनी हिस्सेदारी रख सकें, तो फिर विधान परिषद का गठन कर सकते हो। अंतर ये रहता है कि यहाँ की मिनिमम जो एज है वो 25 साल होती है, इसकी मिनिमम एज 30 साल होती है। ये हर 5 साल के लिए चुनी जाती है, इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। हर 1 तिहाई सदस्य 2 साल में रिटायर होते जाते हैं। जब बनी है तो कानून यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, दोनों से पास करना चाहिए। नहीं बनी है तो एक ही सारे काम करती है। तो मूल रूप से विधान परिषद का होना ना होना ये अनावश्यक की नेतागिरी बढ़ाना है, बाकी इनकी उपयोगिता विशेष कुछ है नहीं, है ना। लेकिन चली आ रही है व्यवस्था, तो संसद में है तो धीरे उसके 1/3 होते हैं। अगर 300 होंगे तो इसमें 100 बनेंगे, है ना। 60 से कम हो नहीं सकते। ये हम आगे जब पढ़ेंगे ना तब एकदम क्लियर हो जाएगा।
ठीक, जैसे राज्यसभा है, लोकसभा है, वैसा ही मॉडल राज्य में रखने के लिए इसका प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति एक ही जगह का सदस्य रहेगा, जैसे कि जो लोकसभा का सदस्य है वो लोकसभा का ही रहेगा, राज्यसभा का तो नहीं होगा ना। जो राज्यसभा का है वो राज्यसभा का रहेगा, लोकसभा का नहीं होगा। तो वैसे ही जो विधान परिषद का मेंबर है वो विधान परिषद। अभी विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो 18 साल या उससे ऊपर का व्यक्ति वोट देता है। विधान परिषद में अलग अलग ग्रुप वोट देते हैं, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। यूनिवर्सिटी के 3 साल के ग्रेजुएट के द्वारा कुछ चुने जाते हैं, कुछ मिडिल स्कूल के टीचर के द्वारा चुने जाते हैं, कुछ विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं ना। ये आएंगे जब हम इस पे तो एक बार और प्रकाश डाल देंगे, ठीक है। तो ये 1919 का अधिनियम हुआ। अब 1919 का अधिनियम जो था, आगे चल करके एक बड़ा अधिनियम आया 1935 का अधिनियम, और कहा जाता है कि 1935 का जो अधिनियम है वही मूल रूप से हमारे संविधान का आधार है। वो इतना विशाल था, उसमें इतनी जो धाराएं थी कि आज भी हमें देखने को मिलती है। 321 आर्टिकल थे 1935 के अधिनियम में, आज 395 आर्टिकल है। तो थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ इसको लेके रख लिया। इसमें 10 अनुसूचियां हुआ करती थी, आज हमारे पास 12 है। मूल संविधान में तो 8 ही थी, है ना। तो ये 1935 का अधिनियम थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, समझ लेते हैं। ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम में अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने कहा कि हम एक अखिल भारतीय संघ बनाएंगे, ऑल इंडिया फेडरेशन। ये अखिल भारतीय संघ जो बनेगा ये किससे मिलकर के बनेगा? ये बनेगा उन स्थानों को लेकर जो कि ब्रिटेन के अधिकार में है, ठीक, प्लस ब्रिटिश चीफ कमिश्नर के अधिकार में जो क्षेत्र थे, और जो देसी रियासतें थी उनको लेकर। और इसमें एक क्लॉज जोड़ दिया कि देसी रियासतें चाहे तो आ सकती हैं, चाहे तो स्वतंत्र रह सकती हैं, यानी फूट डालो राज करो। तो ये संघ कभी नहीं बन पाया। मान लो आप किसी रियासत के जमींदार हो, मालिक हो, तो आप क्यों इस संघ में जाओगे? आपकी तो रियासत ही खत्म हो रही है, आपका तो पद ही खत्म हो रहा है। तो ये जो संघ था कभी अस्तित्व में नहीं आया, ठीक है। एक तो बनाया ही इसीलिए था। फिर इसमें बोला गया कि जो कानून बनाने की शक्तियां हैं, यानी इस एक्ट के द्वारा 1919 के द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया प्रांतों में, लेकिन केंद्र में लेकर आ गए। कानून बनाने की जो शक्तियां थी उन्हें 3 भागों में बांटा। एक जैसे अभी बताया ना, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। अब कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जो तीनों में नहीं हो, ना तो संघ में आते हो, ना समवर्ती में आते हो, ना राज्य में आते हो। उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? जिसे रेसिड्यूरी पावर कहते हैं, या अवशिष्ट शक्तियां। तो वो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय को मिला हुआ था। आज भी अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिला है? संसद को, है ना, वायसराय को नहीं, अब वो संसद को मिला हुआ है ना। तो 1935 का ये कानून आया, मगर उसके पहले की कुछ घटनाएं। 1858 की जब क्रांति हो चुकी, क्रांति हो गई, तो अंग्रेजों को अलर्ट रहना था कि कहीं फिर से इतना बड़ा विद्रोह ना हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि भारतीयों को एक ऐसा मंच दे दो, राजनीतिक मंच प्रदान कर दो, जहां पर वो अपने विचारों को शेयर करें और हमें पता चल जाए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो की गई, कब की गई? 1885 में। ये एक अंग्रेज रिटायर्ड ICS अफसर ने की थी, A.O. ह्यूम, और उस समय वायसराय था डफरिन। तो बनाई पार्टी अंग्रेजों ने थी, और किस लिए बनाई थी? कि जिससे हमें भारतीयों की बातों का पता चल सके। जब इनके सम्मेलन होते थे हर वर्ष, प्रतिवर्ष, तो अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा इनके लिए भोज का आयोजन किया जाता था, दावतें दी जाती थी। अगर ये अंग्रेजों के खिलाफ थे तो अंग्रेज उनको क्यों खिला पिला रहे हैं? क्योंकि तब अंग्रेजों के खिलाफ थे ही नहीं। शुरुआत में जो कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस बनी थी, उस पर उदारवादी लोगों का ज्यादा वर्चस्व था। ये वो लोग थे जो अंग्रेजी शासन की हिमायत करते थे, यानी उनका साथ देते थे। वो ये मानते थे कि अंग्रेज डेमोक्रेटिक देश से आए हुए हैं,
वो रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन पर चलते हैं। उन्हें जानकारी नहीं है हमारी समस्याओं की, तो हम बस उन तक अपनी जानकारी भेज देंगे, वो सुधार कर लेंगे, वो इस विश्वास में रहते थे। लेकिन अंग्रेज तो थे ही मोटी चमड़ी के, उन पर तो असर होना ही नहीं था। आगे चल करके क्या हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों में असंतोष बढ़ता गया। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया अंग्रेजों ने, और कारण क्या था कि बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं, या ये कह लो कि लोगों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ जागरूकता, चेतना ज्यादा थी। तो वो उससे बचने के लिए उन्होंने विभाजन कर दिया और नाम दिया कि प्रशासन करने में असमर्थता आती है। लेकिन मुख्य कारण यही था कि इनको बांट दो, बंटवारे से क्या होगा कि इनकी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इस बात का विरोध होने लगा, अंदर ही अंदर विरोध हुआ। तब फिर कांग्रेस के दो ग्रुप बन गए, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। गरम दल भी कोई ऐसा नहीं कि क्रांतिकारियों का दल था, बस वो ये कहते थे कि हम एग्रेसिव होकर आंदोलन चलाएं अंग्रेजों के सामने। नरम दल वाले सिर्फ प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेक्ट पर फोकस करते थे। तो यहाँ कांग्रेस की 1906 में मीटिंग हुई, 1907 में विभाजन हो गया था, सूरत वाले में कमजोर पड़ गई। फिर क्या हुआ कि समय समय पर और भी इनके जो कानून बने, भारत में भी आंदोलन चलता रहा। गांधी जी लौट कर आए, गांधी युग शुरू होता है। गांधी जी लौट कर आए थे कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए, वहां पर भी उन्हें इन्हीं अंग्रेजों की रंगभेद की नीति का सामना करना पड़ा। उस दक्षिण अफ्रीका आ जाता ना, एक ट्रेन की बोगी में टिकट होने के बाद भी इन्हें बाहर निकाल दिया गया था। और वो अंग्रेज यही ब्रिटेन वाले ही थे, क्योंकि ऐसा नहीं था, दूसरे थे, तो वो उसके शिकार हुए। लेकिन जब भारत लौटते हैं, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और तब गांधी जी ने यहाँ के युवाओं को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि आप अंग्रेजों की ओर से लड़ो। जबकि पहला विश्व युद्ध साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा लड़ा जा रहा था, यहाँ लोकतंत्र की या मानवता की रक्षा का जैसा कोई काम नहीं था। मगर गांधी जी ने इसका समर्थन किया अंग्रेजों का, और युवाओं को भर्ती के लिए प्रेरित किया। इसलिए इन्हें रिक्रूटिंग सार्जेंट भी कहा जाता है। अब क्या होता है, युद्ध समाप्त हो गया। गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाए गए। शुरुआत में 3 आंदोलन सक्सेसफुल हुए हैं, बाकी इनके सारे आंदोलन असफल हुए। रोको चलो की नीति पर चलते रहे। तो गांधी युग भी अपना चलता रहा, इधर क्रांतिकारी घटनाएं भी अपने साथ में चल रही थी। ये सब चीजें जब चलती रही, अंग्रेजों को लगने तो लगा कि अब भारत पर शासन करना मुश्किल है, इधर दूसरा विश्व युद्ध भी आए जा रहा है। तब ऐसी स्थिति में अलग अलग यहाँ पर कानून बनाए, अलग अलग लोगों को भेजा। ऐसे ही साइमन कमीशन भारत भेजा। साइमन कमीशन जब भारत आता है, इस साइमन कमीशन का पूरे देश में विरोध किया गया। कारण ये था कि साइमन कमीशन जो आया था, ये समय से पहले बना दिया था। 1919 का जो अभी हमने एक्ट देखा था ना, उस एक्ट में प्रावधान था कि इस एक्ट की समीक्षा 10 साल के बाद हम करेंगे। तो समीक्षा 10 साल से पहले ही कर दी, और जो समीक्षा करने के लिए इन्होंने जो लोग रखे वो सारे अंग्रेज थे, उसमें कोई भारतीय नहीं था। तो साइमन गो बैक के नारों के साथ इसका सभी जगह विरोध किया, जहां पर भी ये दबा। और साइमन कमीशन का विरोध करते ही लाला लाजपत राय पुलिस की लाठियों से गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत का बदला क्रांतिकारियों ने लिया था। उस पुलिस कैप्टन की हत्या की थी जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, कैप्टन सैंडर्स। ठीक। तो साइमन कमीशन जब आया, साइमन कमीशन ने भी वही बातें की थी जो अंग्रेज पहले से कर रहे थे। यानी वो कहता है कि ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली चलते रहना चाहिए, द्वैध शासन प्रणाली चलते रहना चाहिए, यानी शोषण होते रहना चाहिए, शोषण को खत्म मत करो। इधर गांधी जी शुरुआत में आंदोलन चलाया, फिर चलाया, बीच में फिर इनका एक आंदोलन आया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो आंदोलन चल रहा था। दूसरी तरफ 3 जो क्रांतिकारी थे उनको फांसी दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। अंग्रेजों के यहाँ ब्रिटेन में मीटिंग हो रही थी, जिन्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, गोलमेज सम्मेलन। 3 गांधी जी और वायसराय के बीच में समझौता हुआ। गांधी जी ने अपना आंदोलन रोक दिया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने चले गए थे। दूसरी वाली में कांग्रेस के एजेंट के रूप में भाग लिया था।
तीनों सम्मेलनों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया, तीनों और जब समझौता हुआ था, गांधी जी ने सिर्फ मांग रखी थी कि जो उनके साथ के राजनीतिक बंदी थे उनको छोड़ दो, मगर कभी भी उन्होंने इन तीनों को उनकी सजा को उम्र कैद में बदलने की भी सिफारिश नहीं की थी। खैर, अलग अलग किताबें अलग अलग ढंग से व्याख्या करती हैं। अब क्या होता है कि ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला कि अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। कम्युनल अवार्ड का मतलब है कि अभी तक सिखों के लिए अलग चुनाव, एंग्लो इंडियन के लिए अलग चुनाव, मुसलमानों के लिए तो अलग चुनाव, लेकिन अब इसमें दलितों के लिए भी अलग से चुनाव की व्यवस्था की गई, यानी हिंदुओं में भी बंटवारा कर दिया। तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया गया, इसका विरोध किया गया, पूना पैक्ट हुआ था। उसके बाद फिर ये 1935 का अधिनियम आता है। उस 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई थी, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर और देसी रियासतों को रखना था। देसी रियासतें सम्मिलित नहीं हुई, इसलिए ये कभी नहीं बना। मैंने अभी बताया था इस कानून में प्रावधान था कि कानून बनाने के विषयों को हम बांट देंगे। तो संघ सूची, जिसमें 59 विषय रखे गए, फिर आती है राज्य सूची, उसमें 54 विषय रखे गए, और संवर्ती सूची में 36, और एस्यूडेरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां जो थी वायसराय के पास रखी गई, है ना। प्रांतों में, यानी जिन्हें आज हम राज्य कहते हैं, तो उस समय 11 प्रांत में से 6 प्रोविंस, उनके यहां पर क्या कर दिया कि 2 सदन, जैसे अभी पूछा ना विधानसभा और विधान परिषद, तो उनके यहां बाइकैमरलिज्म सिस्टम की शुरुआत भी कर दी गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी, लेकिन केंद्र में शुरू कर दी गई। ठीक, अब इस एक्ट के द्वारा फिर से यहां पर कोर्ट की स्थापना होती है। एक तो हमने 1773 के एक्ट के द्वारा कलकत्ता में देखा था, अब यहां 1937 में एक कोर्ट बनाया गया जिसे हम संघीय न्यायालय कहते हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट नहीं है, है ना, संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती। अब संघीय न्यायालय बना दिया। ये भारत परिषद कब बनी थी? 1858 के अधिनियम में। ब्रिटेन में काम करती थी, 15 लोग थे, इसको समाप्त कर दिया, है ना। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को और ज्यादा बढ़ा दिया और उसमें बंटवारा कर दिया। तो ब्रिटिश संसद जो है वो सर्वोच्च बनी रहेगी। इसी एक्ट के द्वारा भारत में आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। ये सब वो पॉइंट है जो आपको रट्टा मारने पड़ेंगे, है ना। और उसके बाद फिर आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, देश आज़ाद हो जाएगा। फिर हम बनाएंगे अपनी संविधान सभा, यानी यहाँ पर एक वो कैबिनेट मिशन आएगा, संविधान सभा बनेगी। संविधान सभा की समितियां हमें समझनी पड़ेंगी, उसमें कितने मेंबर थे, पाकिस्तान के अलग होने के बाद क्या प्रभाव पड़ा, और किस समिति का कौन अध्यक्ष था, है ना। इससे जुड़े प्रश्न जो आएंगे वो और पढ़ेंगे। देन फिर अपने उस पर चले जाएंगे, मौलिक अधिकार और इन सब